हेलो गाइस, हम लोग आज सीडीपी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको कंप्लीट करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के थ्रू। इसको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, आते ही आते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के विकास के नियम। गाइस, बच्चों के विकास का जो नियम है, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है, इसको पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि इस चैप्टर को पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इस चैप्टर को पढ़ना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक शिक्षक के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये फैक्टर्स जो होते हैं, ये नियम जो होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों के डेवलपमेंट में। और अगर इन रूल्स और रेगुलेशन को हम एज ए टीचर समझते हैं तो बच्चे का विकास किस तरीके से होता है इसे समझने में आसानी होगी, और समझने में आसानी होगी तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में, उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट करने में, और उनको उसी तरीके उन तरीक़ों को अपनाकर उन्हें पढ़ाने में हमें भी आसानी होगी। तो इसीलिए ये रूल्स जो हैं, ये प्रिंसिपल जो हैं बनाए गए हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें एक बताया गया है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी नहीं रुकती है। इनका कहने का मतलब है कि विकास हमेशा होते ही रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसमें ये बताया गया है कि कभी, हाँ, ये है पॉसिबिलिटी, ये होती है कि विकास कभी स्लो हो सकता है, कभी धीमी हो सकता है, कभी फास्ट होगा, कभी तेज होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ऐसा कभी नहीं होता कि विकास ना हो। कभी हमें दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन विकास हमेशा होता ही रहता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? तो हमें बताना पड़ेगा हाँ, यस, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो प्रिंसिपल है, वो होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ का सिद्धांत। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो है जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें बताया गया है कि पहले मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रिया के आधार पर होता है, फिर विशिष्ट रूप लेता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे हम थोड़ा अच्छे से समझ पाएँ। गाइस, जैसे हम लोग खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग को पता नहीं होता खाना कैसे बनाना है। कभी ऑयल ज़्यादा हो जाता है, कभी मसाले ज़्यादा होते हैं, खास करके तो नमक ज़्यादा हो जाता है, या रोटियां जल जाती हैं। रोटियां सेक भी ली हम लोगों ने तो गोल नहीं बनी। और दाल और चावल में कितनी सीटी लगेगी ये हम लोग को नहीं पता रहता है, लेकिन बनाते बनाते हम लोग सीख जाते हैं, फिर परफेक्शन आ जाता है, फिर हम लोग को सोचना नहीं पड़ता, बिना दिमाग लगाए वो चीज़ हम करने लगते हैं। तो उसी को कहा गया है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। दूसरा एग्जाम्पल गाइज, हम लोग जैसे जिस रूम में रहते हैं, क्या हमें सोचना पड़ता है कि किस स्विच को ऑन करने से फ़ैन चलेगा? नहीं। क्या आपने सोचा कि क्यों नहीं दिमाग लगाना पड़ता? क्योंकि उस चीज़ को हम रोज़ कर रहे हैं। रोज़ करने की वजह से हमें जो है पता है, वो चीज़ हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ गई है। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे हम सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो पहले हमें नहीं पता रहता, हम पढ़ते हैं, रिवीज़न करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर हमें आइडिया लग जाता है किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और फिर हमारे लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। तो मतलब डेवलपमेंट पहले नॉर्मल था, जनरल था, फिर हमने उस पर कमांड हासिल की, वो विशिष्ट हो गया। वही चीज़ है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अगला जो प्रिंसिपल है वो है अंतर संबंध का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इसमें ये बताया गया है कि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े रहते हैं। एक गुण का विकास जिस अनुपात में होगा, अन्य गुणों का विकास भी उसी अनुपात में होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं गाइस। जैसे अगर हम बीमार हो जाते हैं, अगर हमें बुखार हो जाता है, मतलब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल ग्रोथ रुका, लेकिन बीमार होने की वजह से हम क्या करते हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं लगता, मतलब मेंटल ग्रोथ भी रुकी ना, उसमें भी रिटार्डेशन हुआ। तो जो है
वही है कि अंतर संबंध। और दूसरा, जैसे हमें किसी चीज़ का टेंशन होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम तब भी हमारा काम करने का मन नहीं हुआ, मतलब दिमाग में टेंशन है, मेंटल डेवलपमेंट रुका हुआ है, लेकिन उसकी वजह से हम काम नहीं कर रहे हैं, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट भी रुका है। तो इस तरीके से एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करता है। एक विकास जिस अनुपात में होगा, दूसरा विकास भी उसी अनुपात में होगा। इस चीज़ को अंतर संबंध के सिद्धांत में बताया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है कि विकास की जो गति होती है वो सदा एक समान नहीं होती। हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी होती है वो हमेशा एक जैसे नहीं चलती है। कभी कभी अच्छी रहते, मतलब जैसे लाइफ में कभी हैप्पी वाले मोमेंट आते हैं, कभी सैड वाले मोमेंट आते हैं। एक कहावत भी है कि कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर। तो वही चीज़ है कि एक जैसे नहीं होती। तो कब कैसे होती है? शैशवावस्था में 0 से 5 साल में सबसे तेज होती है। दूसरा जो बाल्यावस्था है इसमें थोड़ी सी स्लो हो जाती है। किशोरावस्था में फिर से वो स्पीड अप होके मतलब बहुत तेज हो जाती है। और प्रौढ़ावस्था यानी सेंसेंट स्टेज में बुढ़ापे में फिर से रुक जाती है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे तेज कब होती है, तब हम बताएंगे शैशवावस्था में। और धीमी कब हो जाती है? बाल्यावस्था में। फिर से तेज कब हो जाती है? किशोरावस्था में। और कब रुक सी जाती है? तो बुढ़ापे में या सेंसेंट स्टेज में, प्रौढ़ावस्था में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें गाइस हमें समझना पड़ेगा कि हर दो व्यक्ति जो है वो किसी न किसी क्षेत्र में भिन्न होगा, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। उनमें पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिल सकती है। वो आंतरिक विभिन्नता हो सकती है, इंटरनल डिफरेंस हो सकता है, बाह्य विभिन्नता हो सकती है, मतलब एक्सटर्नल डिफरेंस हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, आईक्यू लेवल में हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, सोशल, नैतिक मतलब मोरल। आंतरिक विभिन्नता मतलब अंदर से किस तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज़ को। बाह्य मतलब हम देखने में कैसे हैं, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, पतला होता है, ये सब बाह्य में आएगा। बौद्धिक, कोई पढ़ने में तेज है, कोई धीमा है, मतलब बुद्धि किस तरीके से। सामाजिक, हम किस तरह के समाज में रहते हैं। नैतिक में जैसे कोई किसी परेशान आदमी को देख के परेशान हो जाता है, कोई अवॉइड कर देता है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और कोई जैसे सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करता है, कोई नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मोरल डेवलपमेंट में आती हैं। अगला जो पॉइंट होता है वो होता है एकीकरण का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी बालक पहले अपने संपूर्ण अंगों को चलाता है, फिर अंगों के भागों को चलाता है। मतलब गाइस जैसे छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा छोटा रहता है, अगर कोई बॉल हम फेंकते हैं तो वो लाने के लिए पूरे शरीर से हिलता डुलता हुआ जाता है वो। लेकिन अभी हम लोग हैं, हम लोग को बॉल मंगाई जाए, अगर बगल में है तो हम लोग बैठे रहेंगे, हाथ बढ़ा के ले लेंगे। तो वही चीज़, मतलब छोटा बच्चा है तो पूरे बॉडी से मूव करता हुआ जाएगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो एक पार्ट से ले लेता है। जैसे हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो डांसर होते हैं या जो एथलीट होते हैं वो क्या, उनमें ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, मतलब वो अपने बॉडी पार्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या बचपन में भी वो ऐसे थे? नहीं, बचपन में वो भी नॉर्मल बच्चों के जैसे ही पूरे बॉडी पार्ट को मूव कराते थे, लेकिन फिर बाद में बॉडी के एक एक पार्ट से वो काम कर लेते हैं। अगला जो प्रिंसिपल है, लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो होता है विकास की दिशा का सिद्धांत, थियरी ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि 2 डेवलपमेंट की बात की गई है। पहला है सिर से पैर की ओर विकास, जिसे कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। दूसरा होता है केंद्र से परिधि की ओर विकास, सेंटर टू पेरीफेरी, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिर से पैर की ओर मतलब पहले हमारा सर बने, उसके बाद सारे बॉडी के पार्ट्स बने, वो होगा सिफेलोकॉर्डल। कोई चीज़ अंदर से बाहर की तरफ हो, जैसे ज्वाइंट जो होते हैं हमारे हाथ और पैर के ज्वाइंट, वहाँ से अंगुलियों तक की बात हो, या हमारे नावल से स्टमक से लेके लेग की बात हो, मतलब केंद्र से परिधि की बात हो, तब वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। गाइस जो सिफेलोकॉर्डल होता है
वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। जब क्वेश्चन आता है उसको क्लियर करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जो केंद्र से परिधि की ओर होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, इसे हम आसानी से समझ लेते हैं गाइस। तो हम इसमें जो है ये जो चैप्टर था इसमें सिर्फ इतने ही पॉइंट थे, इसमें सिर्फ इतने ही पॉइंट थे। आगे जो है आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो क्लियर करेंगे, उसके थ्रू जो है इस चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अगर इस चैप्टर में मैंने अपने तरीके से बहुत इजी वे में पढ़ाया है, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। ओके गाइस, दैट्स ऑल। इस चैप्टर में इतना ही था। बाय, थैंक यू।